नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पे। देखो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो इसके पहले की पार्ट है, उसमें देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको फ़ारुख़सियर जो कि मुगल किंग थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल में इजाज़त दे दी। और मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे वो लोग जब फ्री ट्रेड मिल गया उन लोगों को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, तो मैंने आप लोगों को समझाया था बाकी कंपनी तो वो लोग क्या हो जाएँगे, उनको घाटा होना शुरू हो जाएगा। भाई जैसे मान लो कि कहीं ₹8 में सामान मिल रहा है, हैं? वहाँ पे तो उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा है फ्री ट्रेड में। और जो दूसरी कंपनी है उनको टैक्स के साथ आना पड़ रहा है, उनका सामान क्या होगा? ज़्यादा दाम में बिकेगा। तो लोग जो है, जो सामान कम दाम में मिल रहा है उसको ज़्यादा खरीदेंगे, है ना? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एक कंपनी आई थी और उसकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका फाउंडेशन था यूरोप में हुआ था इसका फाउंडेशन 1616 एडी में और इंडिया में कंपनी आई और इसने ये इस्टेब्लिश्ड हुई मतलब कि इसकी फाउंडेशन हुआ इंडिया में 1620 एडी में। अब ये जब कंपनी आई तो भाई इसने देखा कि इंडिया का माहौल तो उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो टैक्स भी दो और बाद में टक्कर भी ना ले पाओ, क्योंकि भाई यदि एक कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, दूसरी कंपनी आ रही है उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको क्या होगा? नुकसान ही तो होगा। तो ये आई फैक्ट्री। अब देखो इंडिया में इसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी लगाई, 1-2 फैक्ट्रियाँ। जैसे 1620 एडी में इसने एक फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु में। और फिर 1676 में इसने बंगाल में एक कंपनी लगाई थी श्रीरामपुर में, ठीक है? जब इस कंपनी ने देखा कि भाई कि यहाँ पे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, ऊपर से नुकसान ही हो रहा है, तो इसने क्या किया कि ये जो भी इनके पास सामान था, जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी इंडिया में, 1845 एडी में इन्होंने सब कुछ किसको बेच दिया? सेल कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये यहाँ से चले गए। इसके बाद एक कंपनी आई जो कि स्ट्रॉन्ग, देखो अब इनके बारे में देखना, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ये थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो कि जो अंग्रेज थे ये हमेशा से बिज़नेस टाइप में रहे और फ्रांस जो था वो लड़ने वालों में था। बिज़नेसमैन टाइप के लोग जल्दी लड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। और जिनके पास समय ही समय, वो तो हवा से भी लड़ते चलेंगे। दोनों में यही अंतर था। अंग्रेज अंग्रेज जो थे लड़ते थे पूरे होश में, और जब प्रॉफिट की बात हो तो फ्रांस लड़ता था पूरे जोश में, और जब मूड बन जाए तो लड़ने का। फ्रांस अपने आप में व्यस्त था, अपने आप में मस्त था। दुनिया में उसे कोई हेडेक नहीं। लेकिन हेडेक तब हो गई जब अंग्रेजों ने जाकर यूरोप में डायलॉग फेंक दिया। अंग्रेजों ने यूरोप में जाकर कहा कि भाइयों हमारे यहाँ हमारे जो साम्राज्य है वहाँ सूर्यास्त नहीं होता, सनसेट नहीं करता। सही बोल रहे थे। हाँ, सही बोल रहे थे। भारत से लेकर अमेरिका तक अंग्रेज थे। अमेरिका में सनसेट हो सकता है, लेकिन अमेरिका से भारत तक हो सकता है सनसेट? नहीं ना, मतलब अमेरिका में होगा, तो यहाँ नहीं होगा। अब देखो अगर पड़ोसी ताकतवर हो और वह अपने पड़ोसी का इतना बड़ा डायलॉग नहीं झेल सकता भाई। फ्रांस को लगा भाई अब हमारे यहाँ भी सूर्यास्त रोकना होगा। सोचा तो ठीक था, लेकिन अपने तरीके से। हमारे यहाँ एक महानुभाव हैं, अक्सर ड्रिंक करके पिट जाया करते हैं। एक बार मैं निकला रोड पर, डंडे लेकर टहल रहे थे वो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा आज जिसने मारा है उसको नहीं छोड़ूंगा, जब तक उसे पीट नहीं देता तब तक नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाओ खाओ पियो, यहाँ पड़े रहते हो आप? बोले अब जा रहा हूँ, भूख लग गई है भाई साहब, लेकिन दिमाग में प्लान करके जा रहा हूँ। मैंने जिसको मारा है मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, जाकर उसके घर से कोई बच्चा उठाऊंगा, अपने घर पर पेड़ पर ले जाकर बांधूंगा, और अब मैं उसको नहीं ढूंढूंगा, वो मुझको ढूंढेगा, और जब मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया कि पिटने की तैयारी हो रही है। फ्रांस ने भी अपने हिसाब से तो दिमाग लगाया, क्यों ना अब उन्होंने देखो कि उन्होंने कहा भाई क्यों ना अगल बगल यूरोप के देश ही तो हैं, मैं सारे के सारे यूरोपीय देशों को जीत लूं और जो इन लोगों का है वो हमारा हो जाएगा, है ना, पूरी दुनिया में। सोचा तो बेहतर था, लेकिन जरा लोकेशन देखो, फ्रांस मध्य में पड़ता है और यूरोप
के और जो ब्रिटेन है वो साइड में पड़ता है यूरोप में। आपको क्या लगता है जो सुपर नेवी थी अंग्रेजों की थी और कोई जाकर इनको वाटर में तो नहीं हरा सकता था पानी में। देश में क्या घुसेगा एक बात। और दूसरी बात ये कि साइड में भाई जैसे मान लो कि साइड में है कोई बैठा व्यक्ति है, एक पंच मार कर भाग भी सकता है। मध्य में बैठा व्यक्ति लेफ्ट वाले को पंच मारे, राइट वाले को पंच मारे, पीछे वाले को किक मारे, पिटने की गारंटी है नहीं है, पूरी गारंटी है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? कहाँ से था? फ्रांस से था। अच्छा क्यों मशहूर है वो व्यक्ति? लड़ने के लिए मशहूर था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे यूरोप पर अटैक करके रख दिया था। नेपोलियन वास्तव में राजा का बेटा नहीं था, एक ऑफिसर था सेना का। फ्रांस के लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ सूर्यास्त ना हो। कुछ जगह पर जो नेपोलियन था ने जाकर अंग्रेजों की पिटाई कर दी। फ्रांस के लोगों लोगों को लगा कि ये अपना हीरो बनेगा। फ्रांस के लोगों ने अपने ही राजा लुई 16 की हत्या कर दी और किंग किसे बना दिया? नेपोलियन को। सबसे ज्यादा इतिहासकारों का मिसयूज किया इन्होंने। अपने साथ इतिहासकारों को लेकर जाता, कहता कि जब मैं किसी को पीट रहा हूं तो उसे बढ़ा चढ़ा चढ़ा कर लिखना। मैं 2 को मारूं 10 को काउंटिंग करना। अगर मैं पीट रहा हूं तो उसे और बढ़ा चढ़ा कर लिखना। लेकिन उल्टा 10 मतलब कि मान लो कि 100 आर्मी की बटालियन थी, नेपोलियन को दौड़ाया, नेपोलियन भागा, बटालियन पीछे पीछे, नेपोलियन आगे आगे। इतिहासकार उल्टा लिखते थे। 100 आर्मी की बटालियन थी, भाग रही थी, नेपोलियन उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। वो तो नेपोलियन को ही पता था कि क्या हो रहा है। बड़े जोश में आकर नेपोलियन नाम का इस व्यक्ति ने अटैक कर दिया ब्रिटेन पर। हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा सकता था उस टाइम पर। अब नेपोलियन को लगा कि फ्रांस के लोगों को दिखाना है कि मैं विजेता बन रहा हूं। तो बड़े जोर से, मतलब जोर से घूम गया कहाँ की ओर? रसिया की ओर। मतलब कि अब बताओ, अरे ना तो रसिया की हिस्ट्री पता है ना ज्योग्राफी पता है, रसिया में घुस रहे हो आप। रसिया ने देखा नेपोलियन आ रहा है, रसिया ने आर्मी पीछे खींच ली। नेपोलियन और आगे बढ़ा, रसिया ने आर्मी और पीछे खींची। नेपोलियन और आगे बढ़ा, रसिया ने आर्मी और पीछे खींची। नेपोलियन को लग रहा था कि पूरा रूस हमारा। लेकिन आप जानते हैं रसिया को किस बात का इंतजार था? दिसंबर के महीने का। भयंकर बर्फबारी होती है इधर, एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, छिपने के लिए छत भी ना होती नेपोलियन के पास। पता था इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है, बर्फबारी हुई तो मरेगा। बर्फबारी शुरू हुई, नेपोलियन की सेना कुछ बर्फ में दबकर मर गई। जो थके हारे बचे थे रसियन ने पीटा। बेचारे भाग करके फ्रांस पहुंचे, चारों तरफ से इनके दुश्मन थे। वाटरलू की लड़ाई में घेर कर हरा दिया नेपोलियन को। हिटलर का नाम सुना है? यह नेपोलियन के पहले था या बाद में? बाद में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। और आप जानते हैं जर्मनी के हिटलर ने सेम हाल दोहराई। मतलब ब्रिटेन दुश्मन था, अरे एक तरफ आपका दुश्मन हारा नहीं है, आप अपोजिट साइड जा रहे हो, गलत है या सही? अरे दोनों तरफ की आर्मी घेर कर मार देंगे आपको। और वैसे भी ब्रिटेन बिना प्रॉफिट के लड़ता नहीं था, नहीं तो इनको नहीं छोड़ता। हिटलर ने बिना ब्रिटेन को हराए रसिया घुस गया और वैसे ही हारा जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। इतिहास से सबक नहीं लिया, हारने के बाद सुसाइड कर लिया उसने। माना कि फ्रांस ब्रिटेन में ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फ्रांस जोश में काम करता था। टक्कर मतलब कि इन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लिया, लेकिन अंग्रेज जो थे वो दिमाग से काम करते थे। जिस समय फ्रांस में कंपनी बनाने की बात हो रही थी, किंग हुआ करता था लुई 14, लुई 14वां। और इसका मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसी ने लुई 14वें को, मतलब लुई 14 को सलाह दी थी कि सर यूरोप में ही क्यों, दुनिया में चलकर पिटाई करते हैं अंग्रेजों की। अमेरिका में पीटते हैं, अफ्रीका में पीटते हैं, भारत में चल के कंपनी बनाते हैं, मसाला का मसाला, पिटाई अलग से करेंगे अंग्रेजों की। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फ्रांस की कंपनी बनवाने की सलाह किसने दिया था? कोलबर्ट में। कोलबर्ट ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में यह कंपनी बनाई गई 1668 एडी में, 1668 एडी में। और मैं क्यों कह रहा हूं कि लड़ने का इरादा था? कंपनी बनने के बाद कंपटीशन होता रहा। और देखो
अंग्रेजों ने जहाँ पहली फैक्ट्री लगाई थी, फ्रांसीसियों ने वही फैक्ट्री लगाई, सूरत में। यो तो वही बात हो गई कि भाई किसी से आपकी दुश्मनी है और उसी के बगल में आप बिल्डिंग बिक रही है और आप खरीद लो, और कल आपका पड़ोसी जो है सुबह सुबह स्नान करके पूजा कर रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और आप उसका वॉल्यूम सुन के गाना बजा दो कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, क्या होगा? लड़ाई शुरू नहीं हो जाएगी? तो 1668 मतलब 1668 में सेम जगह पर ये आकर फैक्ट्री ओपन किया। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में, 1673 में पौंडीचेरी में जबरदस्त लड़ाइयां दोनों में चली। बाद में दोनों के दोनों भिड़ गए। भारत में कर्नाटका में कई साल तक कर्नाटका में लड़ाई हुई, कहते हैं बैटल ऑफ कर्नाटका इसे, या अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध। भाई आप लोग याद रखना, ये लोग ऐसे थे, इतनी नफरत थी दोनों देशों में, 2 से 2, 4 से 4, 10 से 10, जहां दिख जाते एक दूसरे से शुरू हो जाते। 3-3 लड़ाइयां हुई हैं कर्नाटका में, कई साल तक जो चलती थी। और नॉर्थ में यदि दो लोग लड़े तो लोग भाग भाग कर आएंगे, छुड़ाएंगे, कहें भाई लड़ क्यों रहे हो। साउथ में जाओ, दो लोग लड़ना शुरू करो, लोग भाग भाग कर आएंगे और तालियां बजाकर कहेंगे वाह क्या मारा है, गजब, लाइक करते थे उधर। और कर्नाटका में जो जीतेगा वह प्रयास करने लगेगा कि भारत में अपनी ताकत बढ़ाने का, कब्जा करने में, है ना। 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटका का युद्ध फर्स्ट, कर्नाटका का युद्ध सेकेंड, और बैटल ऑफ कर्नाटका थर्ड। पहला युद्ध 2 साल तक चला। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध था, 18 दिनों तक लड़ा गया। ये पता नहीं 2 साल तक क्या कर रहे थे। इनका तरीका थोड़ा अलग था, इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में बड़े डिफरेंट थे ये लोग। आज भी गांव में देखिए, अगर दो लोग गांव में लड़ रहे हैं तो तीसरा बगल से गुजरेगा, बिना छुड़ाए नहीं आगे जाएगा। मेरा भी नेचर में था, मतलब मेरे भी नेचर में था, जब मैं तैयारी करने की शुरुआत ही कर रहा था। एक दिन घर से निकला, रोड पर टहलने, मैंने देखा भाई कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे। एक ने डायलॉग फेंका कि दम हो तो हाथ लगा कर दिखा। दूसरे ने कहा पहले तू टच करके तो दिखा। मैं वहां खड़ा हो गया, मुझे लगा कि अगर कोई किसी को टच करता है तो छुड़ा कर भाई आगे बढ़ जाऊंगा। 20 का 20 मिनट वहीं खड़ा रहा, सिर्फ डायलॉग चलता रहा, दम हो तो हाथ लगा के दिखा, दूसरा कहता पहले टच तो कर। 20 मिनट बाद मैंने देखा कि एक अपने रास्ते गया और दूसरा अपने रास्ते। मैंने सोचा भाई क्या तरीका है, मतलब चिल्लाकर अपना गुस्सा भी कंट्रोल कर लो और जाओ अपना काम भी करो। हमारे यहाँ आज भी यूपी में यदि कह दिया कि दम हो तो हाथ लगा के दिखा, दूसरा भले ही उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा हो, बोले बाहर मत निकलना खतरा है, दूसरा कहेगा छोड़ दो, मर्दानगी का सवाल है, अभी दिखा के आता हूँ। आधे घंटे बाद एक हॉस्पिटल में और दूसरा पुलिस स्टेशन में मिलेगा आपको। ये लोग और आगे, फ्रांस फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग, देखो इनकी लड़ाई ऐसी होती थी कि भाई मान के चलो थोड़ा कि यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसी लड़ गए, पूरी दुनिया में जहां जहां पर अंग्रेज रहते थे, जैसे ही पता चला कि लड़ाई शुरू हुई यूरोप में, तुरंत लड़ना शुरू, सुबह से लेकर दोपहर तक लड़े। लड़ते लड़ते थक गए, एक अपने रास्ते गया, दूसरा अपने रास्ते गया। कल सुबह चाय की दुकान पर भाई मुलाकात हो गई। अंग्रेज चाय पीता पीता फ्रांसीसी को घूर रहा है और फ्रांसीसी चाय पीता हुआ अंग्रेज को घूर रहा है। इमोशनल आउट ऑफ कंट्रोल, चाय पीकर फिर शुरू हो गए। और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि यूरोप में लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। एक छोटा सा देश है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना चाहता था फ्रांस, और ब्रिटेन भी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हुई, मतलब कि जो पहला कर्नाटका का युद्ध है वो किस वजह से हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। यूरोप में लड़ाई शुरू हुई, भारत में भी लड़ाई शुरू हो गई, और 2 साल तक लड़ते रहे लोग, और लड़ते लड़ते थक गए। तो यूरोप में एक प्लेस है एक्सला सापल, और एक्सला सापल में एक संधि हुई, और इस संधि के मतलब कि इस संधि को, मतलब जो था ये संधि के साथ कर्नाटका का प्रथम युद्ध खत्म हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि कर्नाटका का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ,
और इस संधि के साथ एक्सलासापल की संधि के साथ ये खत्म हो गया। अब देखो हम कर्नाटका का दूसरा युद्ध देखते हैं कि ये इसके बीच में इसकी कहानी क्या है। भाई देखो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, नाम था डुप्ले, नाम सुना होगा। गजब का दिमाग था, गजब की ताकत थी। अच्छा ये लड़ाई कहाँ चल रही थी? कर्नाटका में। अच्छा कौन ज्यादा चालाक था, अंग्रेज या फ्रांसीसी? ये लड़ाई दिमाग पर ही है। कर्नाटका का सेकेंड युद्ध। कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन को हटाकर नवाब बनना चाहते थे चंदा साहब। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, जिसको ये बात पता चल गई और डुप्ले तुरंत पहुंच गया चंदा साहब के पास और चंदा साहब से बोला, सुना है सर आप नवाब बनना चाहते हैं, एक काम करो सॉरी भाई, एक काम करो कि आप हमारी हेल्प ले लो, दोनों मिलकर अनवरुद्दीन को मार डालेंगे, फिर आप नवाब बन जाना और कर्नाटक में मसाले के व्यापार में हमारा सपोर्ट करना। चंदा साहब तैयार हो गए, लेकिन अंग्रेज भी भारत में थे और वे समझ गए डुप्ले क्या कर रहा है। एक अंग्रेज का एक ऑफिसर था, नाम था क्लाइव। इससे सुपर ऑफिसर अंग्रेज के पास कभी हुआ ही नहीं। क्लाइव नाम का व्यक्ति ब्रिटिश था और ये सारा गेम समझ गया और तुरंत क्लाइव नाम का व्यक्ति पहुंचा अनवरुद्दीन के पास और उसने कहा, सर आपको जो मतलब कि एक राज की बात बता रहा हूं कि मैं मतलब कि हम हैं, हमारे पड़ोसी आपके पड़ोसी को भड़का रहे हैं, दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं, आप हमारा सपोर्ट कर दो, हम दोनों मिलकर दोनों को मारेंगे, आप नवाब बने रहना, हमको मसाले के व्यापार में फायदा पहुंचाना। अनवरुद्दीन ने हाँ कर दिया। अब लड़ाई नवाबों की है या अंग्रेजी फ्रांसीसी की, बताओ आप लोग। नवाबों को तो समझ ही नहीं आया कि ये लोग हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। लेकिन इन दोनों में चालाक कौन था ज्यादा? डुप्ले ज्यादा चालाक था। यह व्यक्ति फ्रेंच था, लेकिन अंग्रेजों ने इसी से ही सीखा था कि राजाओं को लड़ाकर फायदा उठाओ। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, चुनाव होने वाला है, पार्टी को सपोर्ट कर देती हैं, खूब पैसा देंगी, पैसा देती हैं ताकि हमारे भाई फेवर का सीएम हो, पीएम हो, थोड़ा देश हो, मतलब कि देश को मतलब हमारा फायदा हो, इसका फायदा उठाएं। ये लोग चाहते थे कि हमारा फेवर करने वाला नवाब हो, लड़ाई में फायदा उठाओ और खुद फायदा पाओ। पहली बार ऐसा डुप्ले ने किया था, डुप्ले से अंग्रेजों ने सीखा था। डुप्ले ने हरा दिया अंग्रेजों को, जैसे ही युद्ध शुरू होते ही डुप्ले ने अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेज ज्यादा चालाक थे, तुरंत कुछ अंग्रेज भागकर पहुंच गए फ्रांस। फ्रांस में जाकर वहां के मंत्रियों को पैसा खिलाया, खूब करप्शन दिया, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी किसने बनवाई थी? मंत्री मिनिस्टर कोलबर्ट थे। मंत्रियों को पैसा खिलाया और बोला सर एक छोटा सा काम था। बोले क्या? अंग्रेजों ने कहा भाई सर कुछ नहीं, बस डुप्ले को बुला लो आप, इंडिया में थोड़ी बन नहीं रही है हमारी डुप्ले के साथ। अंग्रेजों को पता था अगर डुप्ले वापस गया, एक बैट्समैन को बुलाकर दूसरा बैट्समैन भेजो, उसको सेट होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। अंग्रेजों को पता था कि नया गवर्नर आएगा तो उसे सेट कैसे करना है। अगर फ्रांसीसियों को दुनिया समझ में आती, बिजनेस की समझ होती, पता होता कि भारत पर कब्जा मतलब दुनिया की सुपर पावर बनना, तो फ्रांसीसी डुप्ले को बुलाने की गलती कभी नहीं करते। फ्रांसीसी ने डुप्ले को बुलाया, अगला गवर्नर आया, अंग्रेजों ने उसे हरा दिया। कर्नाटका का युद्ध खत्म होते होते अंग्रेज भारत में जीत गए, और अगर अंग्रेज एक बार ताकतवर हो गए तो फ्रांसीसियों को सर उठाने देंगे? ये बहुत चालाक हो गए। पांडुचेरी में समझौता हो गया, लेकिन कर्नाटका का तीसरा युद्ध भी बचा हुआ था। अच्छा है 1754 में ये युद्ध खत्म हो गया था, कर्नाटका का सेकेंड युद्ध। और जब इन्होंने हरा दिया फ्रांसीसियों को, तो इसके बाद अंग्रेजों के कदम तो जमीन पर रहे ही नहीं। डुप्ले के जो विचार था कि राजाओं को लड़ाओ और फिर फायदा पाओ, ये बाद में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में अपनाया था। भाई सिराजुद्दीन दौला जो थे, नवाब थे बंगाल में, इनका एक सेनापति था मीर जाफर। अपने पक्ष में मिलाया कि नहीं मिलाया, फायदा उठाया नहीं उठाया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो हम देखो कि कर्नाटका का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 7 साल तक चला था। अब देखो तीसरा युद्ध थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कर्नाटका का तीसरा युद्ध था ये 7 साल चला था। 7 साल, 1758 से लेके 1765 ईस्वी तक। और इसका भी रीजन क्या था, यूरोप में युद्ध था जैसे पहले युद्ध था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वांडीवास एक जगह है, 1760 एडी में यहाँ पे युद्ध हुआ अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में। आज ये तमिलनाडु में पड़ता है वैसे। और फाइनली ब्रिटिश ने फ्रांस को यहाँ पे हरा दिया और पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गया, कर्नाटका का तीसरा युद्ध। मतलब कि यहाँ पे एक बात तो ये समझ में आ गई, मतलब इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो थे वो क्या हो गए थे, उनको पता चल गया था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हुए हमारी इंडिया में, भारत में कोई दाल नहीं गलने वाली। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन्हें बंगाल में बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, और ये लोग बाद में बंगाल में जाते हैं। दिल्ली में तो पहले गए नहीं, ये लोग पहले वहां पे गए थे, मरा महाराष्ट्र की तरफ गए थे। वहां पर मराठों ने इनको बहुत सारा, खूब सारा पीटा। 20 साल तक वहां पर ये नहीं पलटे थे मराठाओं की तरफ। ये फिर बंगाल की तरफ निकल गए, वहां पर इन्होंने चाल चली और फिर प्लासी का युद्ध सामने आता है। और इसी युद्ध के दौरान इनका भी युद्ध चल रहा था, आप टाइम देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेकिन इसके बाद, इस युद्ध के बाद ये हुआ कि फ्रांसीसी जो थे ये समझ गए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होते हुए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर्नाटका के प्रथम, सेकेंड, थर्ड युद्ध को समझने का पूरा प्रयास किया। हमने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को समझा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझा, और यहाँ पे जो कंपनी आई हुई थी उनके बारे में हम यहाँ पे पूरा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद कौन से आए थे, पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद डेनिस आई, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और इसके बाद जो था, इन सभी में पता चल गया कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या है, सुपर है, पावर है उसमें। और इस कंपनी ने ही फिर पूरे देश पर धीरे धीरे कब्जा शुरू करना स्टार्ट कर दिया, दिमाग से। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों ने दिमाग ही लगाया हुआ है। तो हम आगे ये समझने वाले हैं कि इन लोगों ने ये जो कैसे बंगाल में जाकर कैसे प्लासी के युद्ध को अंजाम देते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग एक बार पढ़ लो कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई सपोर्ट करोगे तभी ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।